नमस्कार, मैं शुभम और आज है हमारा परसेंटेज का तीसरा क्लास। और इस क्लास में हम देखेंगे आगे के कुछ टाइप्स और जानेंगे कि एग्जाम में किस अप्रोच को ले जाने पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम घटता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पांचवा टाइप है अनुपात का सिद्धांत यानी कि रेशियो का मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में एसएससी क्या क्वेश्चन की है और कैसे हम इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई है। दालों के बढ़ते हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि दालों का मूल्य अपरिवर्तित रहे। ठीक है ना, देखो जो 45% रहता होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है। ठीक है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, एक मिनट, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 9/20। ठीक है, 45/100 कीजिएगा और ऊपर नीचे 5 से घटिएगा तो 9/20 आएगा। ये बोल रहा है कि 45% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है ना, दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि दाल का मूल्य 20 से 9 यूनिट बढ़ करके, ठीक है ना, 29 यूनिट हो रहा है। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि दाल का मूल्य अपरिवर्तित रहे। तो हम देख सकते हैं कि देखो 20 से 9 यूनिट बढ़ करके 29 आया, तो 29 को फिर से हमें 20 बनाने के लिए हमें 29 पे 9 यूनिट का रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि 9 यूनिट घटाना पड़ेगा। तो 9/29 होगा। ठीक है ना, और 9/29 होता कितना है। देखो इन क्वेश्चंस या फिर ऐसे जो कैलकुलेशन होते हैं उनको सॉल्व नहीं किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। देखो अब अगर मान लो यहीं पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 9/27 रहता, ठीक है ना, 9/27 यानी कि 1/3, और इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 33.33%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 27 की जगह पे 29 है। ठीक है, इस 100 को भूल जाओ, 27 की जगह पे 29 है, यानी जो भी वैल्यू होगा वो 33.33% से थोड़ा सा कम होगा। और 33.33% से थोड़ा सा कम सिर्फ ऑप्शन सी है जो कि 31% है। बस इतना ही करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है कि आप 9 को 100 में मल्टीप्लाई करके 900 कर दिए फिर 900 में 29 से डिवाइड कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो एक परिवार के उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। देखो जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। जो एक्सपेंडिचर होता है वो डिपेंड करता है प्राइस इनटू कंजम्पशन पे। ठीक है ना, कि कितना आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और उस वस्तु की कीमत क्या है। बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है। अगर मान लो कि मैं एक्सपेंडिचर फिक्स कर दूं, इसका मतलब जैसे मैं एक्सपेंडिचर फिक्स करूंगा कंजप्शन और प्राइस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। एक बढ़ने पे दूसरे को घटाना पड़ेगा। आगे बोल रहा है देखो कि 35% की वृद्धि होती है, यानी कि 35% को हम देखें तो ये आता है 7/20। ठीक है ना, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो जब 35% का हम वृद्धि करेंगे, यानी कि 20 से हम 7 यूनिट बढ़ा करके 27 कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे बोल रहा है कि इस वस्तु की खपत में, ठीक है, ये तो हुआ प्राइस का रेशियो, खपत यानी कंजम्पशन में हम जानते हैं कि देखो एक दूसरे के क्या होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर प्राइस बढ़ा 20 से 27 हुआ तो उसी रेशियो में कंजप्शन को घटाना पड़ेगा। तो कंजप्शन का जो रेशियो होगा वो होगा 27/20। ठीक है ना, तो कितना कमी हुआ, कमी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये 7 यूनिट घटेगा, कितने पे 27 पे। ठीक है ना, गुने 100 करेंगे। अब इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखो जो भी ये फ्रैक्शन है, अगर हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। ठीक है ना, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके न्यूमरेटर के यूनिट डिजिट पर 0 हो।
ठीक है। अगर हम चेक करें तो 7 5 35 3 38 8 आ रहा है, ये नहीं होगा। 7 5 35 2 37 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 5 35 45 ये हो सकता है, ठीक है ना। ये देखिए अगर हम 7 5 35 और 4 39 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बस इसको सॉल्व नहीं करना है, क्यों हम इसको सॉल्व करके अपना समय बर्बाद करें, ठीक है ना। स्टेप मार्किंग का मार्क्स तो मिलता नहीं है एग्जाम में, तो छोटे छोटे समय को बचाकर ही हम एग्जैक्ट टाइम पर पेपर अपना खत्म कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई। इसको अगर आप चाहिएगा तो रेशियो मेथड से भी कर लो या फिर रेशियो मेथड से कर लेते हैं। 25% की कमी मतलब 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, ठीक है ना, यानी कि 4 पे 1 यूनिट कमी कर रहा है। वैसे 50% की वृद्धि, तो 50% जो है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, यानी कि 2 पर 1 की वृद्धि कर रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 4 से प्रवेश शुल्क में 25% की कमी हो रही है, यानी कि 4 से रेशियो कितना हो रहा है, 4 से रेशियो हो रहा है 3। आगे 50% वृद्धि हो रहा है किस में, 50% वृद्धि हो रहा है लोगों की संख्या में, यानी कि लोग आ रहे हैं, पहले 2 यूनिट आ रहे थे, अब 3 यूनिट आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको हम देखें तो ये 8 से 9 हो जा रहा है। कितने प्रतिशत या फिर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पे, 8 पे। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 100 से हम मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो पहले तो वृद्धि होगी, तो डिक्रीज वाला तो ऑप्शन ऐसे काट दो। और 1/8 जो है इसका जो इस फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, 12.5%, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे ही हम करके क्या करेंगे, अपना समय बचाएंगे, ठीक है। और मैं जैसे आप लोग अगर हमारे से बने रहिएगा और इस वीडियोस पे लाइक्स या कमेंट्स आएंगे या फिर हमें ये पता चलेगा कि आप लोग हमको देख रहे हैं और हमारे अंदर जो भी अगर आपको लग रहा है कि हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं इस सेशन में, तो आप एक बार कमेंट कीजिए। या फिर कोई भी क्वेश्चन हो और आपको लगता हो कि आप जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उससे बेहतर अप्रोच दे सकते हैं, तो आप उसको बाकायदा हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के उसको बताइए, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए भी ये जरूरी होता है कि आप हमारे साथ बने रहें, तभी हम एक मोटिवेशन फील करेंगे। आपको पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे कितनी प्रीमियम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा या फिर हम एक दूसरे के साथ मिल करके काम करेंगे तो हम दोनों के लिए अच्छा है, और मेरा भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम लोगों को भी एक फीडबैक मिलते रहे और हमारी पूरी जो टीम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही है वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो एक्स का मान देखो। राजस्व यानी कि रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, रेवेन्यू इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि प्राइस कितना है, ठीक है ना, प्राइस कितना है, और बिक्री यानी कि सेलिंग कितने की हो रही है। अरे भैया कितना चीज या फिर कितना क्वांटिटी बिक रहा है और हर क्वांटिटी की कीमत क्या है, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही तो होगा ना हमारा रेवेन्यू यानी कि राजस्व। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूल्य में 20% की कमी हो रही है, यानी कि 5 से 4 हो जा रहा है मूल्य। अब मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आगे बोल रहा है कि उसकी बिक्री में 1% की वृद्धि हो रही है। बिक्री यानी कि सेलिंग में, सेलिंग का रेशियो हमें नहीं पता है, ठीक है। और राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि यानी कि 1/4, तो 4 से ये 5 बढ़ रहा है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि सेलिंग का रेशियो कैसे निकलेगा, सेलिंग का रेशियो हमारे पास सेलिंग का रेशियो निकलना है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो राजस्व में जब हम प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग का रेशियो आएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्राइस देखो ये हमारे पास राजस्व है और सेलिंग वाला रेशियो निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस राजस्व वाले रेशियो में अगर हम प्राइस वाले रेशियो से डिवाइड कर दिए तो हमारा सेलिंग निकल करके आ जाएगा। और डिवाइड करने के लिए मैंने बनाया है मैंने बताया पहले क्लास में कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है ना।
यानी कि यहां से देखिएगा 16 से 25 हो रहा है, ठीक है, ये 4 है, तो बढ़ कितने से रहा है, 9 से, कितने पे, 16 पे। 1/16 होता है, 1/16 होता है वो होता है 6.25%, 25%। तो 9/16 कितना होगा, इसका जब 9 गुना कीजिएगा तो 56.25, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है, ऐसे कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय की 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कहीं और जाकर के देखिएगा और ये जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको आप देखिए, ठीक है, और फिर आप दोनों सॉल्यूशन को मैच कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो कितना अच्छा है, ठीक है। इसीलिए जब हम ये अपना एसएससी मैथ्स बना रहे थे तो हर वो चीज इसमें डाले हैं जो एग्जाम के पर्पज से या फिर एग्जाम में जो टाइम लगता है उस पर्पज से बढ़िया हो। कोई ऐसा ट्रिक नहीं है या फिर कोई ऐसा अप्रोच नहीं है जो हमने इसमें नहीं डाला है। डिजिट सम से लेकर अप्रोक्सीमेशन या फिर एक एक क्वेश्चन के 4-4 अल्टरनेट हमने डाले हैं। हर एक चीज कंटेंट के मामले में ये भरपूर है। तो अगर एसएससी जैसे एग्जाम हो गया तो वैसे एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके पास जरूरी होता है कि ऐसी बुक्स रहे, ठीक है, तो और मजा आएगा। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उनके लिए ये लेकर के आ रहे हैं वीडियो सेशन। आप वीडियोस देखिए, वहां से सीखिए, लेकिन आपका सीखना जरूरी है, ठीक है, तभी हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा। अब देखो ए की आय बी की आय का 80% है, ठीक है ना। पहले आप जान लो कि इनकम क्या होता है। इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। मैं यहाँ पे ए लिख दे रहा हूं, यहाँ पे बी लिख दे रहा हूं। यहाँ पे हो गया इनकम, यहाँ पे हो गया एक्सपेंडिचर और यहाँ पे हो गया सेविंग, ठीक है। ए की आय बी की आय की 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय का 90% है, देखो ए का आय यहाँ पे भी दे रहा है डाटा और ए का आय यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है कि बी की आय का 80% और यहाँ पे दे रहा है कि बी के व्यय का 90%। तो क्यों ना हम ए का आय कुछ ऐसा माने जो 8 से भी डिविजिबल हो। देखो 80% मतलब 8, 80% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.8, वैसे 90% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 0.9, ठीक है। तो 8 और 9 का अगर हम 8 और 9 से डिवाइड कोई संख्या माने तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो क्यों ना हम 8 और 9 यानी कि 72 मान ले कि ए का इनकम कितना है, 72 यूनिट, ठीक है ना। बस आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखो ए की आय बी की आय का 80% है, यानी कि बी की आय का, ठीक है ना, 4/5 है क्या, ए का आय, ठीक है। तो 4 का वैल्यू अगर 72 है, 72 माने 18 गुना, तो बी का आय कितना होगा, 5 का 18 गुना 90, यानी कि ये वाला पार्ट 90 है इनकम। आगे देखो बी के व्यय का 60% है, व्यय छोड़ देते हैं अभी। यदि ए का आय बी के व्यय का, ठीक है ना, 90% के बराबर है, यानी अगर हम यहां से बात करें व्यय के, व्यय पर नजर डालें तो 90% कितना होता है, 9/10, यानी कि 9 का वैल्यू अगर 72 है, ठीक है ना, 9 का वैल्यू अगर 72 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 80, 10 का वैल्यू होगा 80, यानी कि बी का जो व्यय निकल करके आया 80 आया और 80 का 90% क्या होता है, 72, जो कि दिया है क्वेश्चन में कि ए की आय बी के व्यय का 90% है। अब देखो हम जानते हैं कि सेविंग क्या होता है। सेविंग पर नजर डालें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग, यानी कि 90 में से अगर 80 घटाइएगा आप तो इसका सेविंग निकल करके आ जाएगा, ठीक है, इसका सेविंग निकल गया। आगे देखते हैं कि बी के व्यय का 60% है। अब व्यय की अगर हम बात करें तो ए का जो व्यय है बी के व्यय के 3/5 है, ठीक है ना, क्या है, 3/5 है। तो अगर 5 यूनिट का वैल्यू ये 80 है, यानी कि 16 गुना, तो 3 यूनिट का वैल्यू 16 तिया 48, यानी कि ये पार्ट जो हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अगर हम ए के सेविंग का बात करें तो 72 माइनस 48 ये आ जाएगा 24। आगे बोला है तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है, 140% अधिक है। यहां से देखिए आप
ये कितना अधिक है, +14, कितना पे, 10 पे। जब इसको आप प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100% से, तो ये 10, इसको 10 बार में काटेगा, 14 दहिया 140 होता है, जो कि है ऑप्शन बी। और इसका सोल्यूशन आप कहीं और जा करके देखिएगा, पॉइंट लगाते रह जाते हैं, टाइम बर्बाद करते रह जाते हैं, और फिर आंसर आता है 3 से 4 मिनट बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चंस घर पे ट्राई कीजिएगा, जो भी मैं यहाँ पे अप्रोच बता रहा हूँ उसका यूज करके। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अगर कोई भी सुझाव है तो वो आप हमें दे सकते हैं, हम उसको जरूर फॉलो करेंगे। और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों तक इसका फायदा पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब हमारा अगला जो टाइप है, टाइप छठा, यानी कि रिवर्स अप्रोच। रिवर्स अप्रोच के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे होता है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्षों में 40,960 रुपए से घटकर 21,970 रुपए हो गया, तो मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लेंगे। अगर हम यहां से एक जीरो काट दे यहां से, तो ये देखो 3 वर्षों में, यानी कि क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 4096, यानी इस किसका क्यूब होता है, 16 का। 16 का क्यूब कीजिएगा, आपको 1 से लेकर के 25 तक क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक 4096 का अगर क्यूब रूट निकालिएगा यहां से ऐसे करके, 3 साल की बात कर रहा है तो वो आएगा 16। ठीक है ना, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। और इसका निकालिएगा ये क्यूब रूट, तो ये आएगा 13। ठीक है ना, यानी कि ये 3 यूनिट घट रहा है 16 पे 3 साल में। तो 3 बटे देखो 1/16 हमें अभी देखा कि 6.75 होता है, तो 3/16 6.25 होता है। तो 6.25 का 2 गुना कितना होता है, सॉरी 3 गुना कितना होगा, 18.75। ये क्वेश्चंस मैं ऐसे बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 120 आपके लिए, आप घर पे ट्राई कीजिएगा खुद से। सीरीज मेथड का अगर हम क्वेश्चन देखें, ये है हमारे बुक का टाइप 7वां। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई है। इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या है, देखो 30% की कमी आई है। तो 30% की कमी आई है तो बेचा कितने में होगा, मान लो यहाँ पे उसका कुछ भी प्राइस हो, ठीक है ना, 70% में बेचा होगा, 70/100 में बेचा होगा। और हम जानते हैं क्या कि 70 जो होता है वो 7 का मल्टीपल होता है। ठीक है ना, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल अगर हम देखें तो ना ये है, ना ये है, ना ये है, ऑप्शन सी सिर्फ 7 का मल्टीपल है। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये रहा आप लोगों के लिए HW, यानी कि होमवर्क। इसको आप घर से करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कार को 5 लाख में बेचा जाता है तो कार के मूल्य से 20% कम है। कार का मूल्य क्या था, देखो बोल रहा है कि एक कार को 5 लाख में बेचा जाता है तो कार के मूल्य में 20% कम है। मतलब जो ये 5 लाख जो है ना, वो कार के मूल्य से 20% कम है। तो कार का मूल्य क्या है, देखो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे। मैं बिना सॉल्व किए भी ये देख सकता हूं कि ये इतना होगा। कैसे, देखिए कैसे, ये 5 लाख में बेच रहा है। ठीक है, ये जो 5 लाख है मूल्य से 20% कम है, यानी कि ये 80% का वैल्यू है। ठीक है ना, 80% का वैल्यू है। हमें निकालना कितना है, 100%। ठीक है, आप यहां से, हम पहले क्लास में इस चीजों पे चर्चा कर चुके हैं कि जो 5 बटे, देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, कैलकुलेशन का तरीका देखो कि कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है। और ऐसा तरीका आपको कोई सिखा भी नहीं सकता, प्रतिशत हम कैलकुलेशन में घुसा देते हैं। देखो 5/8, 5 सब भूल जाओ, 0 भूल जाओ, 0, 5, या फिर आप यहां पे 1 कीजिए, 1 0 से और 1 0 काट दो। 5/8 कितना होता है, 62%, 62%, 62% आप यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो गुना कितना बचा, 8 खत्म हो गया, 5/8 हमने लिख ली। 1 पे 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4
560। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप जानते हैं कि जो प्रतिशत है, ये जो प्रतिशत है, ये जो प्रतिशत है, ये 2 जीरो को काट देगा, 1 2 जीरो को, ठीक है। और ये अगर इस पॉइंट को अगर आप हटाइएगा तो 1 जीरो और यहाँ पे हटाना पड़ेगा, यानी कि निकल कर कितना आएगा, 625 पे 3 जीरो, 625 पे 3 जीरो, सिर्फ ऑप्शन ए है। सोचो कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है। मैंने यहाँ पे 5/8 को 62% में बदल दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दी मैंने। और इतना भी नहीं करता, अगर मैं एग्जाम में रहता और यहीं से मैं देख लेता कि 5/8 62% यानी कि 625 का फॉर्म बनेगा, और 625 का फॉर्म सिर्फ ऑप्शन ए में बन रहा है, इतना ही करता, बस इससे ज्यादा हमें नहीं करता, ठीक है। बहुत ऐसी ऐसी चीजें हम आपको सिखाएंगे जो लगेगा कि आप भी सोचिएगा कि ऐसे भी कैलकुलेशन हो सकते हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने तो रहिए इस सेशन में, अगर आप बने रहिएगा तो हम दोनों के लिए फायदा होगा। फिर ऐसी ऐसी कैलकुलेशन के ट्रिक आपको सीखने को मिलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहन के पहले वर्ष में उसके बिक्री में 12% की वृद्धि प्राप्त होती है और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है, और अब उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपए है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व हमें नहीं पता है, 2 वर्ष पूर्व मान लो, ठीक है ना, कर लेंगे इसको भी, कैलकुलेशन ही इजी करना है ना। देखो 2 वर्ष पूर्व मान लो कि उसकी बिक्री x थी, तो 12% की वृद्धि, 12% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 3/25 होता है, यानी कि 25 यूनिट पे 3 यूनिट की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 28/25 हो रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि, 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 3/20, यानी कि 20 पे 3 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यानी कि 23/20। हाँ, और अब उसकी वर्तमान बिक्री कितना है? 128,128,800। इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे डिजिटल सम पे। देखो क्योंकि डिजिटल सम सब में अलग अलग है, 7 5 12 1 13, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका डिजिटल सम अलग है। तो अगर हम डिजिटल सम पे देखें इस क्वेश्चन को, 8 2 10, इसका तो डिजिट सम 1 हुआ गुने 5, ठीक है ना, इसका 5 2 7 गुने 2, ठीक है। और इसका अगर हम देखें तो 8 8 16 2 18, ये तो खत्म हो गया, बचा 1, यानी कि एक 5 बटे में 7 2 14, 14 का डिजिट सम 5 और बराबर में 1 हुआ, 5 से भी 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि डिजिट सम निकल करके आया 1, और ऑप्शन डी ही में डिजिट सम दिए गए संख्या का 1 है। ये चीज करना होता है। अब सोचो अगर आप ये चीज सीख करके जाते हैं और कोई एस्पायरेंट है आप ही के साथ जो एग्जाम दे रहा है, वो इसको लगा पड़ा है यहाँ पे 25 से काट रहा है, 20 से काट रहा है, फिर इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसका कितना टाइम, ये तो मैं सिखा रहा हूँ, ये तो आप मुंह से भी कर लीजिएगा, 8 2 10 1 गुने 5, ऐसे करके आप 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आ गया क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन, एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 5% एक मशीन का मूल्य मतलब घट जाता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 80,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? ठीक है, 80,000 है, ठीक है ना, तो 2 वर्ष बाद बोल रहा है। देखो 2 वर्ष बाद 5% घटता है, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20, यानी कि 20 पर 1 यूनिट घट रहा है 2 साल तक, यानी कि 19/20 इंटू 19/20, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 19 आ रहा है, यानी कि जो कि प्राइम नंबर है, जो भी ऑप्शन होगा इसका आंसर उसमें 19 कहीं ना कहीं छिपा होगा, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 19 का मल्टीपल होगा, और 19 का मल्टीपल सिर्फ 1 मिनट यही है, 19 3 57, हाँ 19 8 152, ऑप्शन ए है, ये भी नहीं है। 19 का ये 722 जो है वो मल्टीपल है,
ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आपको कुछ नहीं करता है। अब आप सोचिए कि कोई आपके साथ एग्जाम देने जा रहा है, ये बेस है, ठीक है, और वो इसको काट रहा है, 0 से 0 कर रहा है, फिर ये 0 से ये 0 कर रहा है, फिर 2 दूनी 4 करके 4 दूनी 8 ऐसे कर रहा है, ठीक है, और फिर वो जा करके इस ऑप्शन पे आ रहा है, और आप डायरेक्ट ही देख लिए यहीं पे बिना पेन लगाए भी देख सकते हैं, 5% यानी कि 20 से 19 हो रहा है। आंसर वो ऑप्शन होगा जो 19 का मल्टीपल होगा, और 19 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है। कितना आपका कैलकुलेशन या क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम तेज हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,42,560 है तो एक वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, ठीक है ना। कितना हो रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 8% की वृद्धि हो रही है। 8% को अगर हम देखें तो वो कितना होता है, 2/25, ठीक है, यानी कि एक मान लो उसका जनसंख्या था तो 8% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो 2 यूनिट बड़ा होगा, यानी कि 27/25। ये बराबर किसके है, 142560, 142560। अब इसको करना है, ठीक है। अगर हम इसको करें, देखो इसको भी हम नहीं कर सकते। ऑप्शन पे अगर हम नजर डालें तो हमें नजर आता है 132, ठीक है ना। 132 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल जैसे ही हम देखें हमारा कान खड़ा हो जाना चाहिए कि कहीं 11 का मल्टीपल ये भी तो नहीं है। अगर मान लो 11 का मल्टीपल ये हो गया, यानी कि इसमें 11 छिपा है, तो अगर हम कुछ भी कर लें इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 11 तो कहीं नीचे आ नहीं रहा है इसमें, तो आंसर वही ऑप्शन हो जाएगा जो 11 का मल्टीपल होगा। और इसको अगर हम चेक करें तो 6 2 8 1 9 और 5 4 9, यानी कि 11 का मल्टीपल है, तो आंसर वही ऑप्शन होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, जिस सिर्फ है ऑप्शन सी। इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों हम सॉल्व करके स्टेप मार्किंग का क्वेश्चन थोड़ी मिलता है कि हम 8वीं क्लास में जैसे बनाते थे, एक एक लाइन हमारे मैथ्स के टीचर देख करके फिर नंबर देते थे। नहीं, यहाँ पे तो मार्क्स मिलेगा हमें सिर्फ आंसर का, और आंसर हम चाहे जैसे निकाले, 11 का मल्टीपल देख के निकालें या 0 पे निकालें या डिजिट सम से निकालें या यूनिट डिजिट से निकालें, फर्क क्या पड़ता है, हमें तो मतलब है बस 2 मार्क्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 94,000, ठीक है ना, इतना थी। बड़े शहरों में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 8% की दर से घटती जाती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितना थी, 2 वर्ष पूर्व इतना थी, 94 87 500, 94 87 500, ठीक है, ठीक है ना। यह प्रतिवर्ष 8% की दर से घटती जा रही है, यानी कि 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 2/25, यानी कि 25 यूनिट पे 23 यूनिट हो रहा है। 23/25 गुने 23/25, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे कैलकुलेशन जानबूझ के एग्जामिनर देता है कि आप कुछ ऐसा चुनिए, ऐसी डिविजिबिलिटी लगाइए, ऐसा अप्रोक्सीमेशन या ऑप्शन एलिमिनेशन लगाइए कि ये क्वेश्चन आपको आपसे जल्दी हो जाए। एग्जामिनर भी नहीं चाहता इतना बड़ा कैलकुलेशन देकर के कि आप इसको एग्जाम में सॉल्व करें। सॉल्व कैसे होगा, देखो अगर हम इस पर नजर डालें तो 9 6 15 2 17, 8 7 15 2 17 1 18, ठीक है, 9 6 7 6 13 3 16 2 18, 8 3 11 11 4 15, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं इस ऑप्शन की बात किया जाए तो ये तीनों ऑप्शन 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को कैसे किया था पहले ही मैं, और ये जो ऑप्शन है 2 वो 9 से डिवाइड हो रहा है, और ये सिर्फ 8 3 11 4 15 सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसके डिजिटल सम पे बात करें तो 7 5 12 8 20 4 24 9 33, ठीक है ना, इसमें कहीं 3 नहीं आ रहा है, यानी कि 33 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो आंसर वही ऑप्शन होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल सिर्फ ऑप्शन डी है। बस ये 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल मतलब इसमें 2 3 आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ 1 3 से जरूरत है। हर वो संख्या जो 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वो संख्या जो 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। इसमें एक ही 3 आ रहा है, एक ही 3 आ रहा है, और हर जगह यहाँ पे और इस ऑप्शन पे 18
18 आ रहा है, यानी कि वो 9 से डिविजिबल है, और 9 में 2 3 होते हैं, हमें तो सिर्फ एक 3 से मतलब है, और ये ऑप्शन डी। सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्यों सॉल्व करें? अब देखो, एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है। अब नवीनतम कीमत 1 रुपए है, तो वस्तु की, मान लो कि वस्तु की कीमत P रुपए था, प्राइस इसका, R% की वृद्धि यानी कि 100 प्लस R/100, ठीक है ना। अगले साल R% की कमी हो जा रही है, यानी कि 100 माइनस R/100, ये है 1 के बराबर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या होगा, P क्या होगा, इधर से निकल करके 1 पे ये दोनों 100 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 4 0, ठीक है ना। A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर जो कि होता है 4 0 माइनस R स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है CGL 20/2023 शिफ्ट 3 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। मैं फिर से एक बार यहाँ पे बोल दूं कि प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और कमेंट में अपना सुझाव दीजिए कि हम और क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी और हमारी जो इंटरेक्शन है कैसे हो सकती है, इंटरेक्शन तो उसको नहीं बोल सकते, हमारी और आपका जो एक कनेक्शन है वो कमेंट से हो सकता है। आप हमें जब सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा नोटिफिकेशन जाएगा, या फिर आपका कमेंट हम पढ़ेंगे, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। आपको पता भी नहीं कि इस क्वेश्चंस के जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ कितना प्रीमियम है। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं, इन सारे का सॉल्यूशन आप जाकर के किसी और टीचर का सॉल्यूशन देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर CGL प्री देना चाहते हैं 2025 वाला, तो आप मेरे बस इस कंटेंट को देखिए, कुछ नहीं, आप डिविजिबिलिटी वगैरह का इतना प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ से कि वहां पर जाकर के आप धुआं उड़ा दीजिएगा। बट कब, जब आप हमारे से जुड़े रहिएगा, और जुड़े कैसे रहिएगा, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस पे लाइक कीजिएगा, तब तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे ना, और हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहेगा कि हाँ, हमें भी बच्चे देख रहे हैं, हम जिनके लिए इतना कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी इन चीज़ों का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि शहर की जनसंख्या 16,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? 5% की वृद्धि हो रही है ना, 5% की वृद्धि मतलब देखो 1/20 होता है, 5% का वृद्धि मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी कि 21 से 20 हो रहा है, ठीक है। इसमें हम 21 से 20 करेंगे, मतलब 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। 21 में क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है, तो और 7 का मल्टीपल यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। और 7 का अगर हम मल्टीपल खोजें तो ना ही ये है, ना ही ये है, और ना ही ये है, ठीक है, सिर्फ ये 7 का मल्टीपल है। सोचो, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। क्यों करें हम इसको सॉल्व, क्यों करें सॉल्व करके अपना समय बर्बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में 4% और 5% की वृद्धि हुई, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 1,75,000 था, 30, 4% की वृद्धि हुई। 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/25, यानी कि 26/25 हो गया, ठीक है। आगे 5% की वृद्धि हुई, 5% कितना होता है, 1/20, यानी कि 21 से 20 हो गया। अब आप सोचो ना खुद से कि आपको क्यों करना है। 21, आप यहाँ पे 26 में 13 छुपा है, 21 में 3 और 7 छुपा है, आप 26, 3, 7 इतने प्राइम नंबर है, इन्हीं की डिविजिबिलिटी पे आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्यों सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं मान लो कि 3 का ही मल्टीपल चेक करूं, ठीक है, तो 2 1 3, 3 1 4 और 9 13, ये नहीं होगा। 9 3 12 ये हो सकता है, ठीक है। 9 2 11, 1 12 8 20, 9 2 11, 1 12 8 20 ये भी नहीं होगा, ठीक है। 9 3 12 14 1 15, यानी कि 3 के डिविजिबिलिटी पे हमने 2 ऑप्शन खत्म कर दी, ठीक है ना। अब हम मान लो कि 21 में 7 भी होता है, 7 का मल्टीपल हम देख लेते हैं। 7 का मल्टीपल अगर हम देखें, 7 दूनी 14, 5 1, 7 7 49, 7 का भी मल्टीपल है। या फिर 7 का मल्टीप्लीकेशन चेक करने का एक बढ़िया आइडिया होता है कि 3 3 अंक का आप पेयर बना लीजिए, ठीक है ना,
और दोनों को घटा दीजिए, यानी कि 191 में से 100 घटाइएगा, 191 में से 100 घटाइएगा तो ये आएगा 91, और 91 7 का मल्टीपल है, यानी कि ये संख्या भी 7 से डिविजिबल है। ऐसे 193 में से आप 200 घटा दीजिए तो वो 7 आएगा, यानी कि ये भी क्या है, 7 का मल्टीपल है। लेकिन कोई नहीं, 26 में अभी 13 है ना, 13 तो जिंदाबाद है। 13 का मल्टीपल देखिए, 13 से अगर हम इसको देखें तो एक बार में जाएगा 6 1, ठीक है, 13 चौका 52, 9 1, 13 का ये 13 से डिवाइड है। अगर हम इसको देखें 6 3 52, ये 13 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। 6 3, 13 चौका 52, 11 2 नहीं है, यानी कि 13 से डिविजिबल ये है। लेकिन ऐसे ना करके 13 की डिविजिबिलिटी का भी यही रूल होता है कि आप 3 3 का पेयर बनाइए और फिर उसका डिफरेंस लीजिए। देखो ये 91 आ रहा है, यानी कि ये 91 13 का भी मल्टीपल है और ये 7 का मल्टीपल है, लेकिन ये सिर्फ 7 का मल्टीपल है। 13 से कहाँ कट रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल होता है 13 और 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। मैंने यही चीज बोला था उस दिन भी कि अगर सेमी प्रतिशत बढ़ाए और सेमी प्रतिशत घटाए तो हमेशा क्या होता है, कम ही होता है। जो यहाँ पे दिया है कि 784 कम है, ठीक है ना। और कितना कम होता है, 28% का स्क्वायर बाई 100, ये कितना आएगा, 784 होता है, यानी कि 7.84। 100 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 7.84%, जो कि है 784 के बराबर, ठीक है ना। जब आप इसको काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, 1000 बार में, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का मूल्य पहले 25% कम किया जाता है और फिर 50% बढ़ा दिया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का परिणामी मूल्य 7650 है तो इसका मूल्य या तो आप इसका सक्सेसिव लगा लीजिए या फिर आप इसको किस चीज पे कीजिए, रेशियो मेथड पे करिए। रेशियो मेथड पे कर लेते हैं। 25% कम किया जाता है, यानी कि 4 से 3 हो जा रहा है। फिर अब मैं यहाँ पे 25% को बताएगा नहीं कि 1/4 होता है। आगे बोल रहा है कि 50% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 2 से 3 हो जाता है। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 8 से ये 9 हो रहा है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का परिणामी मूल्य ये 9 यूनिट का वैल्यू 7650 है, ठीक है। हमें 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 8 यूनिट का वैल्यू मतलब कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस 8 को पूरा 8 से कट सके। और 8 से पूरा कौन सी संख्या कटती है, जिसका लास्ट 3 अंक 8 से कटे। और लास्ट अगर हम 3 अंक की बात करें तो नहीं ये 3 से कटेगा, नहीं ये 3 से कटेगा, सॉरी 8 से कटेगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मतलब कि 8 के बेस पे हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो 6600 तो 11 का भी मल्टीपल है, 11 का भी मल्टीपल है, और इसमें कहीं 11 बन रहा है, 7 5 12, 11 बन ही नहीं रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन कट जाएगा। 11 आ ही नहीं रहा तो 11 का मल्टीपल कैसे आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। और आपको विश्वास नहीं होगा तो आप करके भी देख लीजिए। 9 8 72, 4 5 9 5 45 0, यानी कि इधर भी 850 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा 8 0 0, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 64 4 68 6800। तो ये हम क्यों करें जब हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन का इतना बढ़िया बढ़िया मेथड है। तो ये फालतू में करके हम अपना एग्जाम में समय क्यों वेस्ट करें, नहीं करना है ये सब, ठीक है। सुरेश एक दुकान के दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है। उससे पता चलता है कि सोमवार की बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे संडे हो गया, यहाँ पे मंडे हो गया। अब बोला है कि सोमवार की बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम है, यानी कि सोमवार को अगर 10 यूनिट हुआ था, सॉरी रविवार की बिक्री की तुलना में ना, रविवार यानी कि संडे को 10 यूनिट हुआ था तो इधर 9 यूनिट बिका है। आगे बोल रहा है कि मंगलवार को बिक्री में सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, 10% की वृद्धि हुई है। अगर हम ट्यूसडे और मंडे की बात करें, मंगलवार को बिक्री में सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि अगर यहाँ पे 10 यूनिट हुआ है तो 1 यूनिट यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि 11, ठीक है ना। अगर हम इनका रेशियो ले तो हम जानते हैं कि रेशियो कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है ना। ये 100, ये 90
और ये 99। ठीक है, अब क्या बोला, यदि मंगलवार की बिक्री, ठीक है ना, 1485 रुपए की थी तो रविवार की बिक्री कितनी थी, यानी कि 99 यूनिट की वैल्यू, 99 यूनिट की वैल्यू अगर 1485 है, ठीक है ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना होगा। देखो 100 यूनिट का वैल्यू यानी कि लास्ट में 2 जीरो तो आएगा ही, इस 2 जीरो को कोई काट सकता है, कोई नहीं काट सकता है, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके अंत में 2 जीरो हो, ना 2 जीरो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, ऑप्शन डी सिर्फ। सोचो क्यों करूं मैं कैलकुलेशन, क्यों करूं मैं अपना समय व्यर्थ कैलकुलेशन फालतू में करके, नहीं करना है। अगर आपको सॉल्व भी करना है तो सॉल्व करके आप देख लीजिए। 11 से पहले काटिए, 5 4 9 8 1 9, 11 से कट रहा है, ये 9 बार में जाएगा और ये जाएगा 1 3 8 11 33 और 9 जाएगा ये 135 15 बार में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1500 आएगा। लेकिन क्यों काटाकुटी करना है इतना, जब हमें पता है कि 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लास्ट में 2 जीरो आएगा, हम यहीं से देख लेंगे कि लास्ट में 2 जीरो सिर्फ ऑप्शन डी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये क्वेश्चन है, किसी नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के अंत में नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, अरे 10% की वृद्धि मतलब ये 1/10 होता है, यानी कि 10 से 11 हो जा रहा है। आंसर वो ऑप्शन होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ना ये है, ना ये है, ना ये है, 11 का मल्टीपल ये होगा। 4 1 5 8 13 और 8 5 13, ऑप्शन बी। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, अगर आपको चाहिए कि बेसिक से तो आप इसको घर पे बेसिक से सॉल्व कीजिएगा, यहीं पे आइएगा। रामज्ञा अपने वेतन का 22% घर के किराए पर और शेष का 75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि वो 3705 रुपए की बचत करता है तो उसकी कुल आय, देखो मान लो कि कुल आय नेट इनकम आई था, ठीक है ना, 22% घर के किराए पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 78%, जो कि होता है 78/100, ठीक है। बाकी बोला है कि 75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है, तो 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/4। तो जब 3/4 ये 3 यूनिट 4 में से 3 यूनिट खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1 यूनिट, यानी कि 1/4, और ये बराबर है किसके, 3705 रुपए के, 3705 रुपए का। अब इसको सॉल्व करना है, इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो यहां तो सॉल्व करना पड़ रहा लग रहा है। 3705 में कुछ आ रहा है ऐसा, 7 5 12 3 15, लेकिन इस 15 में जो 3 आ रहा है 8 7 15, इसका 3 काट देगा, यानी कि 3 का मल्टीपल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, या फिर हो भी सकता है, नहीं होगा 3 का मल्टीपल, करके देख लेते हैं। 13 से अगर हम इसको काटें, 3 से पहले काट लेते हैं, ये जाएगा 26 बार में, ये 1 3 दूनी, ये 1 3 9 3 5 15, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो 13 से काटे हैं, 13 दूनी 26, 13 9 हो, 13 8 104, 13 9 117, 13 5 65, ये 19 का भी मल्टीपल है, तो 19 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी है, सिर्फ ऑप्शन डी है, ये 19 का मल्टीपल है, 95 19 का मल्टीपल है। इतना सॉल्व करने के बाद पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली देख लियो कि इसमें 19 छिपा है, 95 में 19 छिपा है, यानी कि ऑप्शन डी ही सिर्फ 19 का मल्टीपल है। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान करता है, उसके पास 20,000 रुपए, ठीक है ना, शेष है, तो उसका वेतन कितना है। देखो 60% घर पे खर्च कर दिया और 20% किराए पे खर्च कर दिया, यानी कि 80% खर्च कर दिया, यानी कि 4/5 वो खर्च कर दिया, बचा है उसका कितना, मान लो x था और 4/5 खर्च कर दिया तो 1/5 बचा, और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान दिया, तो 80% जब एक ट्रस्ट को दान दिया तो उसके पास बचा कितना, 20%, और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5, ठीक है ना, और ये बराबर है 20,000 के। अब इसको सॉल्व करना है, हम x क्या करेंगे, x इधर ला करके 25 गुने 20, 1 2 3, ये 20, 25 दूनी 50, यानी 50 वाला फॉर्म बन रहा होगा, अरे 25 दूनी 5, 5 पे 4 जीरो, 5 पे 4 जीरो, सिर्फ ये है ऑप्शन डी।
ठीक है ना। हाँ नहीं 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 नहीं, 25 दूनी 50, 50 पे एक जीरो और आएगा ना, यानी कि टोटल 5 जीरो होंगे। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 वर्ष पहले का 45 रुपए था, उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष क्रम से 10%, 1% तथा 20% की वृद्धि की गई, तो रमन की वर्तमान आय 83,160 रुपए है। तो ए का मान देखो 45,000 रुपए था उसका, ठीक है ना, 45,000 रुपए था। पहले वर्ष में 11 से 10 हो गया, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, यानी कि 100 प्लस A/100, ठीक है, यही निकालना है। और आगे बोल रहा है कि 20% की वृद्धि, यानी कि 6/5, और ये बराबर किसके है, 83,160 के। इसको आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, यहां से ए का मान निकालिएगा तो ए का मान आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठीक है, कि इसका आंसर कितना आएगा। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 70 का 70, 7 49, 49 काटेगा 98 को 2 बार, यानी कि 200 आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो फिर सॉल्व कीजिए। मान लीजिए टोटल संख्या x था, तो x का 70% यानी कि 7/10, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 70 पे लड़कियां हैं और लड़कियों में 70% ने सॉकर खेला है, यानी कि इसका भी 70%, यानी कि 7/10, और ये बराबर है किसके, 98 के। अब इसको सॉल्व करना है। 7 49 दूनी 98, तो x निकल करके कितना आएगा, 2 पे 2 जीरो, जो कि ऑप्शन डी। लेकिन ऐसे नहीं करना है, 70 का 70%, यानी 7 को एक बार 7 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 49 हो जाएगा। 49 98 को काटेगा 2 बार, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में 2 है, और 2 पे कितना भी जीरो बैठा लो, 2 उससे मुझे मतलब नहीं है, जो कि है सिर्फ ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है होमवर्क, इनको आप खुद से कीजिएगा। जो भी मैं यहाँ पे मेथड्स या कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जाता है, वो आप घर पे कीजिएगा तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। बाकी ये हमारी बुक है, ये आपको हर एक वेबसाइट पे उपलब्ध है। मैं इसी का सॉल्यूशन करा रहा हूं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ले सकते हैं, और वहां से आप हमारे साथी सेशन में भी बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं तो यहाँ पे प्रतिशत पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो आपको, जैसे रेशियो या फिर एडवांस का, तो आप पहले बुक से सॉल्व कीजिए। बुक में भी हमने इतने अच्छे और इतने खतरनाक कैलकुलेशन डाला है कि आपका दिमाग हिल जाए कि इस तरीके से भी हो सकता है। भर भर के हमने अल्टरनेट डाला है, तो वो आप चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम तो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए सोल्यूशन करा ही रहे हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी चैनल पे दे दी जाएगी। क्लास के बाद हमारा क्लास डेली 9 बजे, यानी 9 बजे सुबह में अपलोड हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। बाकी हमारे कमेंट को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और हम भी आप लोगों के लिए और इससे भी आगे कुछ प्लान कर सके, इससे भी अच्छा कुछ आप लोगों के लिए ला सके। क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट्स या फिर लाइक्स हो गए, तो देखो जैसे कि आप, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँ या बुरा पढ़ाऊँ, आपसे मेरी इंटरेक्शन तो हो नहीं रही है, आप फीडबैक मुझे मिलेगा नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, या फिर अच्छा भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा भी पढ़ा रहा हूँ तो कितना बुरा पढ़ा रहा हूँ, या फिर अगर मुझे कुछ ऐड भी करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा। आपसे हमारी इंटरेक्शन तो हो नहीं रही है, लेकिन इंटरेक्शन अगर हम चाहें तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे, जब हमारे आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बताइएगा कमेंट्स में आकर के कि आप ये सुधार कर सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है। ऐसी बातें होंगी तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड भी फील करेंगे। तो उसी कनेक्शन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा, जो भी हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, उनका भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन हाई रहेगा। किस वजह से, ताकि आप जो हम यहाँ पे आप लोगों के लिए ला रहे हैं, उस चीज को आप लोग देख रहे हैं, उस चीज का वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में जाते जाते एक और दे दूंगा, ये जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि 144%, ठीक है ना, रूट अंडर 144% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। किस में, परसेंटेज में वैल्यू बताना है।
परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये जीडी में, ये जीडी एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसको आप, इसका आंसर प्लीज हमारे कमेंट्स में बताएं, हम वहां पे देखेंगे किसका आंसर सही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई टाइप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।